तो 2012 में जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल 2012 में जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और दर्रा अभ्यारण्य के कुछ भागों को मिलाकर के मुकंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फिर से सुन लीजिए कि 2012 में जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य तथा दर्रा अभ्यारण्य के कुछ भाग को मिलाकर के ही मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया था, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। चंबल नदी पर बनाए गए कोटा बैरेज के आसपास शहरीकरण और अतिक्रमण तथा रेत खनन के कारण मानव मगरमच्छ संघर्ष में वृद्धि हुई है। फिर से सुन लीजिए, कह रहे हैं कि चंबल नदी पर बनाए गए कोटा बैरेज के आसपास शहरीकरण, अतिक्रमण तथा रेत खनन के कारण मानव मगरमच्छ संघर्ष में बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे कह रहे हैं उड़ीसा में भीतरकनिका, वर्ष 1975 में भीतरकनिका में केवल 96 मगरमच्छ थे, परंतु प्रजनन और पालन कार्यक्रम ब्रीडिंग एंड रियरिंग प्रोग्राम शुरू करने के बाद 2020 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 1757। फिर से सुन लीजिए कि उड़ीसा में भीतरकनिका की बात कर रहे हैं। वर्ष 1975 में भीतरकनिका में केवल 96 मगरमच्छ थे और वहीं पर ये प्रोग्राम चलाया गया था उनकी सुरक्षा को लेकर के, परंतु प्रजनन और पालन कार्यक्रम शुरू होने के बाद से 1975 में ही स्टार्ट हुआ, ये होने के बाद से 2020 में इनकी संख्या कितनी हो गई है, सोचिए 96 से 1757 इनकी संख्या करंट में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के परिधि क्षेत्र में 6 पंचायतें स्थित हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उसके परिधि, उसके क्षेत्र में कितनी पंचायतें हैं, 6 पंचायतें स्थित हैं। जब क्षेत्र में उच्च ज्वार की स्थिति होती है तो अनेक समुद्री मत्स्य प्रजातियां यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर जाती हैं। जब सीधी बात है, उच्च ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार आएंगे, उच्च ज्वार मतलब कहने का ऊंचाई के ज्वार आने, ठीक है, ऊंचाई के ज्वार आएंगे तो भीतरकनिका, ये एक एरिया है आपका भीतरकनिका, और यहाँ पर क्या होता है, मत्स्य मतलब मछलियों की कुछ प्रजातियां जो हैं वो उस राष्ट्रीय उद्यान में इंटर कर जाती हैं। आगे कह रहे हैं जिन्हें एकत्र करने के लिए लोग मगरमच्छ के संरक्षित जल निकायों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मानव मगरमच्छ संघर्ष देखने को मिलता है। मतलब कहने का कि मानव मगरमच्छ संघर्ष अक्सर दिखा कहाँ, जब हमने गुजरात के बड़ौदा में बात की तो वहां पर बाढ़ का पानी भर जाता है तो मगरमच्छ घरों में घुस जाते हैं। तो मगरमच्छ जब घर में घुस गए तो ऑब्वियस सी बात है काटेंगे तो फिर आदमी बचाव के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेगा, जिससे मगरमच्छ और मानव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से राजस्थान के कोटा की बात करें तो वहां पर रेत खनन के कारण शहरीकरण और रेत खनन के कारण मगरमच्छ और मानव में जो है संघर्ष देखने को मिलता है। इसी प्रकार से उड़ीसा में भीतरकनिका की बात करें तो वहां पर जब बाढ़ आ जाती है, फिर उच्च ज्वार आ जाते हैं तो पानी ऊपर आएगा तो मछलियां जो हैं, जो मत्स्य होती हैं अच्छी सी प्रजाति की, वो सब कहाँ चली जाएंगी, राष्ट्रीय उद्यान में चली जाएंगी। जो हो जाएंगी तो उनको पकड़ने वाले मछुआरे या उनको पकड़ने वाले जो अवैध शिकारी हैं वो भी पहुंचेंगे, या कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। भाई मछली खाने के बहुत लोग शौकीन होते हैं, या कुछ लोग बेचने के, जो भी होता है। तो कहने का मतलब कि बहुत प्रकार की चीजें हो सकती हैं उसमें। तो पहुंचे तो हुआ तो मानव से संघर्ष ही ना, तो मगरमच्छ वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके बीच में लड़ाइयां होती हैं। मगरमच्छ तो ऑब्वियस सी बात है भारी ही होंगे और वो ज्यादा ताकतवर होते हैं तो मानव पर भारी पड़ते हैं, और इससे भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो आगे आ जाइए, देख लेते हैं। संरक्षण हेतु प्रयास किया गया है किसके, प्रोजेक्ट हुगल की हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट हंगुल, या हम लोग इसे जैसे नॉर्मली बोल देते हैं हुगल, लेकिन इसका वास्तव में नाम हंगुल है। हंगुल, ठीक, घाई में जैसे बोलते हैं, जल्दी में बोल देते हैं आदमी, तो वो नहीं, हंगुल नाम है। अब आगे देख लेते हैं। हंगुल जो है आपका, वो यूरोपीय रेंडियार जाति का या प्रजाति का हिरण है। यह अब कश्मीर स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है, केवल वहीं पाया जाता है। ऐसा भी कहीं जगह पर लिखा हुआ मिला हुआ है कि जो हंगुल है आपका, वो जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए तो झड़ी लगी हुई है इस पे
कि जो हंगुल है वो कहाँ पाया जाता है। कुछ लोग इसको हुगल बोलते हैं, कुछ लोग हंगुल, वास्तव में शुद्ध तो हंगुल है। ठीक, इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीरी स्टैग के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, राजकीय पशु भी है। 3 फैक्ट। पहली चीज, कहाँ है, किस राष्ट्रीय उद्यान में है, दाचीगाम। दाचीगाम कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी चीज, राजकीय पशु है किसका, जम्मू कश्मीर का। यहाँ इसकी श्रेणी की बात करें तो यहाँ संकटपन्न प्राणी है। IUCN की जो कैटेगरी आती है 9 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में संकटपन्न प्राणी है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनकी संख्या लगभग 5000 थी। ध्यान से सुनिएगा, 20वीं शताब्दी की बात हम जब कर रहे हैं तो मतलब ये समझ लीजिएगा कि 19वीं शताब्दी खत्म हुई, 20वीं स्टार्ट हुई, मतलब 1901 से लेकर के 1999 तक की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वही है 20वीं शताब्दी। ठीक है, 1901 से लेकर के हम लोग 1999 तक की बात करते हैं। कुछ लोग को इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वही 20वीं शताब्दी थी आपकी। और 21वीं शताब्दी अभी वर्तमान में चल रही है, जो कि आपकी 2000 से लेकर के 2100 तक चलेगी, तो वही 21वीं शताब्दी कहलाएगी। फिर बाद में 22वीं शताब्दी चलेगी। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जैसे 1901 की बात कर रहे हैं, इनकी संख्या 5000 थी। जो 1970 की बात कर रहा है, में घट करके मात्र 150 रह गई। इतना अत्यंत दुष्कारी परिणाम शिकार का हुआ, अवैध शिकार इतना दुष्कारी हुआ इनके लिए कि 150 रह गई। और इनके संरक्षित करने और इनकी संख्या में वृद्धि हेतु 1970 में IUCN तथा वैश्विक कल्याण कोष के सहयोग से जम्मू कश्मीर में हंगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया। और इसमें शुभारंभ किया किसने, तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1970, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, डेट कब स्टार्ट हुई। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट किसने किया, IUCN ने स्टार्ट किया, प्लस में साथ में इनके मिला वैश्विक कल्याण कोष की बात करें हम, वैश्विक कल्याण कोष को ग्लोबल जी से हम लोग डोनेट कर देते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। IUCN और वैश्विक कल्याण कोष के सहयोग से स्टार्ट हुई। कहां पर, ये J&K में। ठीक है, J&K का ये राजकीय पशु भी है। क्या है, राजकीय पशु भी है आपका। कश्मीरी स्टैग भी इसी को बोला जाता है, स्टैग, रॉयल स्टैग का नाम मत याद रखिएगा, स्टैग भी बोला जाता है। साथ में प्रजाति किसकी है, रेडियार की है। ठीक है, जो कि अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं इसका। और कौन से उद्यान में रहता है, दाचीगाम उद्यान में, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। अब आपको समझ में आ गया होगा। कश्मीरी हिरण, जिसे हंगुल भी कहा जाता है, उत्तरी भारत के मूल निवासी मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उप प्रजाति है। फिर से सुन लीजिएगा, जो कश्मीरी हिरण है जिसे हंगुल भी बोला जाता है, हनगुल भी बोला जाता है, वह उत्तरी भारत के मूल निवासी और मध्य एशियाई लाल हिरण की उप प्रजाति है। उन्हीं की प्रजाति से बिलोंग करती है, उप प्रजाति कह सकते हैं सब। जैसे हमने बोला कि फोर्थ का ए, तो फोर्थ बी तो होगा, सिंपल सी बात है, तभी तो फोर्थ का ए आया, फोर्थ का बी। ठीक है, तो फोर्थ का ए, फोर्थ का बी, और फोर्थ का सी, तो मतलब ये फोर्थ के ही पार्ट हैं। मतलब ये जो प्रजाति है, उप प्रजाति की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं में से निकली हुई प्रजाति है, इसीलिए इसका नामकरण ऐसे होता है। आगे देख लीजिए, यह हिरण घने नदी जंगलों, ऊंची घाटियों और कश्मीरी घाटी और हिमाचल प्रदेश में ऊंची उत्तरी चांबा या चंबा की पहाड़ी में 2 से 18 हिरणों के समूह में रहते हैं। ठीक, 2 मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है आपके 18 भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कश्मीर में यह 3035 मीटर की ऊंचाई पर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि दाचीग्राम की जो ऊपरी ऊंचाई है वो 3035 या फिर ये कह सकते हैं 3035 है। ठीक है, यहाँ आवास विनाश, घरेलू पशुधन और शिकार द्वारा अधिक चराई के कारण संकटग्रस्त है। संकट किसके वजह से है वो बता रहे हैं कि आवास का विनाश इनके हो जा रहा है। भाई आवास का विनाश कैसे होगा, जंगलों को साफ कर रहे हो तो इनके आवास तो चले गए। इसी प्रकार से घरेलू पशुधन को वहां चराना है, और शिकार द्वारा जब वहां पर जैसे मान लो घरेलू पशुधन को चराने के लिए कोई गया और अवैध शिकार को वही अवैध शिकार भी करने लगा, तो ये साइड इफेक्ट जो है वो आपको इसमें दिखाई देते हैं।
चेन्नई के अरिग्रा अन्ना प्राणी उद्यान और मैसूर चिड़ियाघर में शेर पूंछ वाले माकाक का कैप्टिव प्रजनन होता है। ठीक है, चेन्नई के अरिग्रार अन्ना प्राणी उद्यान और मैसूर चिड़ियाघर में शेर पूंछ वाले मैकाक का कैप्टिव प्रजनन होता है। अगर हम आगे बात करें तो हंगुल हिरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो हंगुल 3 से अभी 2 से 18 है, तो आप मान चलिए 2 से 18 के झुंड में रहते हैं, पहली चीज। दूसरा, इन हिरणों के लिए घने जंगल, जलवायु, ठंडा तापमान की जरूरत होती है। जैसे इस दाची गांव में रहते हैं तो वहां ठंडा मौसम रहता है। उत्तर भारत में कश्मीर, हिमालय प्रदेश, चंबा के जंगलों में ये मिलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, गंगा डॉल्फिन, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन 2015 से 2018 के बीच में पूछे गए हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन 2018 से 2015 के बीच में पूछे गए हैं और उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। 19 से लेकर के 2022 तक के यूपीएससी के प्रीलिम में यूपीएससी ने थोड़ा आइडिया लगाया कि अब लोग करने लग गए हैं, तो उन्होंने जब पता लग गया उनको कि हाँ अब लोग नॉर्मल तरीके से करने लग गए हैं पेपर, तो उन्होंने क्या किया, उसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया। चेंज ऐसे किया कि वो क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को फॉर्मेट, एक फॉर्मेट बनाते हैं लोकेशन का पूरा, जलवायु का, उनकी लोकेशन का, उनकी खूबियों का पूरा एक ब्यौरा ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद नीचे अब नाम देंगे किस राष्ट्रीय उद्यान की विषय में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जंतु जीव के नाम दे देंगे, नीचे राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे देंगे, बताओ किस उद्यान की बात कर रहा है, कहां पर पाए जाते हैं। ये नया ट्रेंड है, ये बहुत टफ बना देता है चीजों को। जब तक आपको गहराई से उसके विषय में नॉलेज नहीं होगी, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपने थोड़ी सी भी अगर अच्छे से स्टडी नहीं की है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और मैं एक बात बता दूं कि यूपीएससी का जो पेपर आता है, यूपीएससी का पेपर पूरी तरह गेम पे आधारित होता है। गेम आप खेलते हो ना, तो गेम में होता यह है कि सस्पेंस बना होता है कि अगले क्षण क्या होगा, इसमें कैसे क्या क्या होगा, वो ऐसे सस्पेंसेस क्रिएट करके रखता है और क्लू ढूंढ रखता उसी में है। जैसे आप खेलते हो गेम, तो गेम में ही क्लू होता है, आपको उसी में से पार होके जाना होता है। यूपीएससी का पेपर ही यूपीएससी पास होने का जरिया है, उसी में उसका क्लू है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं कि 100 किताब पढ़ डाली, सिलेक्टेड रीडिंग रखिए। हाँ, कुछ ट्रस्टेड बुक जैसे लक्ष्मीकांत हो गई और दुनिया भर की बुक आती हैं, यहाँ पर वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो सिलेक्टेड रीडिंग आपको पता होंगी क्या है, कौन सी बुक है, उससे ज्यादा नहीं कंटेंट के पीछे कि हाँ बहुत ये भी पढ़ लें वो भी पढ़, नहीं। उसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में उसी लूप होल को ढूंढो कि वो क्लू कौन सा था। जिन्होंने वो लूप होल ढूंढ लिए वो पास हो गए, और जो पास हुए वो बहुत ब्रिलियंट नहीं थे, उनको भी नहीं पता होता था कि मैं पास हो जाऊंगा। सच्चाई यही है, उनको भी एक्चुअल में पता नहीं था कि वो पास हो जाएंगे, लेकिन प्री पास हुए। मेंस में 10,000 में सिलेक्शन होना है तो 10,000 में 10,000 बच्चे जाएंगे, तो 10,000 में, एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, 10,000 में 3,000 तो मेंस से जाएंगे, इंटरव्यू में 7,000 बाहर होंगे। तो अगर आप लगा लें रेशियो तो बहुत कम है यार। पर 3% पे आपका सिलेक्शन होना है, पर 3% से आपको अच्छा लिखना है, काम खत्म। हो तो वहां आसान है, प्री 10 लाख बच्चों पे है, 10,000 में आना है 1%। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होगी ज्ञान की बातें। आइए गंगा डॉल्फिन के विषय में देखते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में ने गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा जो नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अधिसूचित किसने किया, तो 4 ऑप्शन दे देगा। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने किया, ना कि संसद ने किया, केंद्र सरकार ने किया, इस टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि डॉल्फिन नदी नेपाल, भारत, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिकली जब गंगा ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है ना तो वहां पे बन जाती है। ठीक है, और कर्णफुली, सांगू नदी प्रणालियों में निवास करती है। आगे कह रहे हैं ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 WPA के विषय में कई बार डिस्कशन कर चुका हूं। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका WPA याद रखिए, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। और सूची 1 में सूचीबद्ध जो है जीव, मैंने पहले ही बताया था, फिर बता दे रहा हूं,
सूची 1 में जो सूचीबद्ध जीव हैं उनको हाई प्रोटेक्शन दिया गया है। उसमें अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो बहुत ज्यादा शारीरिक और मतलब मनी के रूप में अगर देखा जाए तो उसमें भी आपको दंड मिलेगा। ठीक है, जुर्माना भी लगेगा और शारीरिक दंड भी हो सकता है, जेल भी रहे। ठीक है, आगे कह रहा है गंगा डॉल्फिन दुनिया में पाए जाने वाले पानी की 4 डॉल्फिनों में से एक है। मतलब कि 4 डॉल्फिनों में से एक है, 4 प्रकार की हैं। अन्य 3 यंगतेजी नदी चीन, सिंधु पाकिस्तान, भूलन और बोटो अमेजन नदी लैटिन अमेरिका में पाई जाती है। तो फिर से ध्यान दीजिए, 3 यंगताजी नदी चीन में, सिंधी पाकिस्तान की, भूलन और बोटो अमेजन नदी की लैटिन अमेरिका में पाई जाती है। आगे कह रहे हैं चीनी नदी डॉल्फिन को 2006 में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा कार्यात्मक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया है। अब सोचिए, ये विलुप्त होने हो गई है, चीन की बात जो कर रही है, चीनी नदी डॉल्फिन जो थी वो 2006 में उनको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गई होंगी। गंगा नदी डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो गंगा नदी डॉल्फिन जैसे कि पहले बताया, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मेघना नदी अपवाद तंत्र जिसमें भारत नेपाल बांग्लादेश शामिल है में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिंधु इनके संगम पर यहां पर पाई जाती है। आगे कह रहे हैं कि भारत में यह असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है, क्योंकि गंगा नदी ऐसे उत्तराखंड से उतर के ऐसे निकल के और ऐसे मिल जाती है। ठीक है, तो आपको मैंने मैप के थ्रू अरोड़ा आईएएस के दूसरे चैनल पे बाकायदे पूरी सीरीज कराई हुई है। मैप अगर जिसने नहीं पढ़ा है वहां पर जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये गंगा नदी का बेसिन है। अब इसी में मध्य प्रदेश लगेगा, यूपी लगेगा, बिहार लगेगा और उसके बाद आगे क्या है, असम उधर ब्रह्मपुत्र से लगेगा। उसके बाद इधर राजस्थान भी थोड़ा इधर थोड़ा सा टच हो जाता है, इस टाइप से आकर के मिल जाती है। गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र इनकी पसंदीदा अधिवास नदियां हैं। अलग अलग स्थानों पर समानता इसे गंगा नदी डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन इनको दिखाई नहीं देता, गंगा सूसू, हीहू, साइड स्विमिंग डॉल्फिन, दक्षिणी एशियाई नदी डॉल्फिन आदि नामों से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र इनकी पसंदीदा अधिवास नदियां हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सूसू, हीहू, साइड स्विमिंग डॉल्फिन, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन आदि नामों से इनको जाना जाता है। आगे इनका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इनका नाम है वैज्ञानिक। भारत सरकार ने इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया यहाँ पर। और आगे देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसके पहले बताया था जलीय पशु के रूप में सूचित किसने किया था? पर्यावरण एंड वन मंत्रालय ने। और आगे हम देख लेते हैं, IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। सिटीज बता रखा है, सिटीज के परसिस्ट 1 में है। WPA जिसको हमने बताया था आपको, वन जीव संरक्षण एक्ट जो अधिनियम है आपका आया है, उसमें ये अनुसूची 1 में शामिल है। तो सिटीज में और इसके बाद फिर आपका आ जाता है WPA में, इनमें परसिस्ट 1 में और IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हैं। खतरे की बात करें तो डॉल्फिन के लिए खतरा क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो खतरा तो आप समझ सकते हैं कि खतरा बहुत प्रकार से हो सकता है, कोई एक नहीं है। जल प्रदूषण के, अब जल प्रदूषण हो, जल में ही रहते हैं तो जल प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल प्रदूषण के रूप में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, औद्योगिक प्रदूषण, मछली पकड़ने वाले जाल, नदियों में गाद का जमा होना, तैल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार करना आदि उपस्थिति से इनको प्रभाव पड़ता है। फिर से सुन लीजिए कि जल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, मछली पकड़ने वाले जाल, नदियों में गाद जब जमा हो जाती है तो ये फ्लाई नहीं कर पाती हैं। उसके बाद फिर तैल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार होता है आदि कुछ इनके लिए हानिकारक है। ठीक है, नदियों पर बने बैरज, बांधों की संख्या में वृद्धि इनकी संख्या बढ़ती वृद्धि को प्रभावित कर रही है, क्योंकि इनकी संरचनाएं पानी के प्रवाह को बाधित करती हैं। आगे क्या कह रहे हैं, संरक्षण के प्रयास की बात करें तो गुवाहाटी शहरी प्रशासन द्वारा इसे शहरी पशु घोषित किया गया है। गुवाहाटी शहरी प्रशासन द्वारा इसे शहरी पशु घोषित किया गया है। गुवाहाटी असम की बात कर रहे हैं।
ठीक, आसाम में ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य को लुप्तप्राय गंगेटिक डॉल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। बिहार पीसीएस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पीसीएस जो तैयारी कर रहे हैं वो इसकी तैयारी इनको ध्यान में रखें कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य को लुप्तप्राय गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। कई संगठनों ने फिर से इनके स्वच्छ आवास क्षेत्र में बसाने के लिए नदियों का विकल्प तैयार कर रहे हैं, जिनमें से इन्हें प्रतिस्थापित करके उन्हें प्रदूषण से बचाया जा सके। मतलब कहने का बहुत सारे संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं ताकि इनकी प्रजाति विलुप्त ना हो पाए और इनको बचाया जा सके। क्योंकि बात यह है कि अब ये भाई प्रदूषण की वजह से विलुप्त हो रही हैं, तो अल्टरनेट जो इनके लिए रास्ता हो सकता है वो भी खोजे जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में डॉल्फिन संरक्षण उनके आवास में उन्हें फिर से प्रस्थापित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यह कार्यक्रम चलाया है कि हम जो गंगा डॉल्फिन हैं उनको उनके संरक्षित क्षेत्र का फिर से पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, आइए आगे देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ फंड क्या है ये भी देख लीजिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है, ये बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या एनजीओ कह सकते हो। इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी। एक ट्रस्ट के रूप में हुई थी, कहां पर, स्विट्जरलैंड में। कौन सी ईयर में, 1961 में। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध, पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। फिर से सुन लीजिए, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। भारत में भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया कार्यरत है, भारत के नाम से कार्यरत है। संरक्षण की स्थिति के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारतीय वन्यजीव फिर वही आ गया, WPA 1972 की सूची 1 में है। ठीक है, बता रखा है। IUCN के विषय में बता रखा है, सिटीज के विषय में बता रखा है। तो ये चीजें वहीं की वहीं क्या कहते हैं, यहाँ पर रिपीटेड है। ठीक है, ये भी वही रिपीटेड है। ठीक है, आगे हाँ, एक परिशिष्ट बची थी आपकी, वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, CMS इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसकी परिशिष्ट 2 में है, परिशिष्ट 1 में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काफी लाभ होगा। ठीक है, पर अब याद रखिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए डिटेल में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि WPA मैंने बताया है, फुल फॉर्म बता दिया है, आप याद रखिएगा। 1972 इसमें ये पहली सूची में, CMS इसकी सेकंड सूची में, उसके बाद सिटीज इसकी फर्स्ट सूची में, IUCN में ये इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड, ऐसे एंड लिख दो बस, इंडेंजर्ड। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होते हैं। स्टेटमेंट के फॉर्मेट में यूपीएससी पूछ सकती है। आगे हम लोग देख लेते हैं। संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं, क्या क्या है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है ये, भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2020 पर दिए गए अपने भाषण में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया। 2020 में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन। यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा, जिसे बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद मिली थी। डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें तो बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है और की जाएगी, अभी काम चल भी रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना। आगे क्या रहा, संरक्षण योजना की बात करें तो गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020 गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों में से एक है और इसके तहत गंगा डॉल्फिन उनकी आबादी के लिए प्रमुख खतरों के रूप में नदी यातायात, सिंचाई, नहरों, शिकार की कमी आदि की पहचान की गई है। संरक्षण योजना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके संरक्षण की ही बात करेगा, चाहे जहां पे हो। बस डेट याद रखनी है 2010 से 2020 की। ठीक है, संरक्षण योजना है। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है
और ये यूपीएससी में तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यूपी पीसीएस में ये आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में। बिहार पीसीएस में भी सितंबर में हुई 67वीं के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा, ये यूपी पीसीएस में भी आया है, ठीक है। आगे क्या है, हाँ, अब इसके विषय में संरक्षण हेतु प्रयास भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है यहाँ पर, ठीक है, और जानवरों को हिंसक घोषित करने का प्राविधान क्या है। उसके बाद अब आ जाते हैं समन राजनीति, कार्बन प्रक्षेदन, ये सब थोड़े बहुत अब अलग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, यही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही, तब अगले लेक्चर में हम लोग 1972 जो WPA चिल्लाते आ रहे हैं ना, उसके विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। तो आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।